जितना मुझे सिंधी समाज बुलाता है उतना ही मुझे चाहे जैन समाज के लोग हैं या अग्रवाल समाज के लोग हैं, मुझे उतना ही उनके प्रोग्राम में चीफ गेस्ट और वो बन के जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैं कभी ये और यहाँ पे भेदभाव नहीं करता कि मैं आपको कोई चीज़ मतलब आप कहीं फंस गए तो आप फंस जाओ, वो फलाना जाति का तो उसको बचा लो, फलाने जाति का तो मरवा दो, फलाने पार्टी का तो ऐसा कर दो। वो हमारा एक और एक मेरे वर्किंग में इसमें हमने जितना जीएसटी के ऊपर काम किए, जितना इनकम टैक्स के ऊपर काम किए, जितना फूड लाइसेंस के ऊपर, प्लास्टिक में रोज छापे पड़ते थे उसके ऊपर वर्कशॉप, हम लोग बिलीव करते हैं कि ट्रेनिंग करके क्या होता है। जैसे आप लोग हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे बिजनेस कम्युनिटी है, 5-10% लोग होते होंगे या 2% लोग होते होंगे जो जान के गलत करना चाहते होंगे, 90% लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, उसमें से 70-80% लोग गलती से गलत काम कर जाते हैं क्योंकि उनको वो नॉलेज का अभाव है। तो वो नॉलेज को कैसे आप गेन करके आप उसको करते हैं। हम लोग ने पूरा टाइम जो अपना लगाया कि लोगों को एजुकेट करें, उनको बिजनेस अपलिफ्ट कैसे करें, उनका टीम का कैसे अपलिफ्टमेंट हो, कैसे उनका आगे बढ़े, उसके ऊपर हम लोग। आपका जब मार्केटिंग का जो समय था, जो आप पूरा घूम घूम के डीलरों को सेट करना, जो मीडिएटर है उनको सेट करने का जो समय था, उस समय बहुत सारे चैलेंज मिले होंगे कि नहीं हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो बीच की कड़ियां हैं, इनको कैसे आप सेटिस्फाई किए, कैसे इनको संतुष्ट किए, ये चीज को थोड़ा जानना। बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। जब मैं होलसेल में आया तो हम लोग कोई बहुत बड़े ऐसे राठी मिडलकॉन टाइप का इतना मेरा बड़ा सेटअप नहीं था। तो हमको कौन लोग एजेंसी देते थे, जो बड़ी कंपनी है और छत्तीसगढ़ में उसका माल नहीं बिकता, या नई कंपनी लॉन्च कर रही है जिसको कोई डीलर नहीं मिल रहा, ऐसे लोग हमको लेते थे जब शुरुआती दौर पे हम लोग आए। तो अब उसके माल को आपको बेचना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि अब जैसे आप दुकानदार हैं और आप मैकेनिक हैं, मैं आपके पास माल लेके आया दिखाने के लिए, आप सैंपल देखेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक संस्कृति है, चोर को भी चोर नहीं बोलते हैं। तो मैं आपके पास आऊँगा, बहुत अच्छा है, परवानी जी बिल्कुल लगाएंगे, आप भैया के यहाँ रखवा दो तो मैं करूँगा। तो मैं भैया के पास चला गया, भैया इसको रख दो। तो भैया बोले अरे वो तो फर्जी है, माधव सबको मेरे पास भेज देता, किसका माल रखूँगा, देखिए सब माल पड़ा हुआ साला बिक नहीं रहा है, ऐसा कहानी। जो वाला फील्ड में भी हम सिर खुजा के आके चौक में बैठ गए, वो जो चाय बोला ना बहुत वाली पी के सोच रहे हैं अब क्या करेंगे। फिर हम लोग, मैं बता रहा हूँ, बदमाश नोटोरियस टाइप के लोग थे। तो हमने फिर क्या किए, अमित भैया के यहाँ गए, भैया पैसा मत देना, मैं आपके यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ सामान, अगर माधव भैया लगा लेंगे तो मुझे पैसा दे देना। अरे दोनों पहली सेटिंग है ना, उसको पता है माधव को मैं दूंगा नहीं और माधव उससे मांगेगा नहीं। मैंने भैया के यहाँ रखवा दिया। 8 दिन बाद गए, अमित भैया वो देख पड़ा है यार, हमारी जगह घेर रहा, ले जा यार। फिर वापस गए, फिर सोचे अब क्या करें, उनके पास फिर जा रहे हैं। तो आप बोले मेरा ग्राहक ही नहीं आया, वो सामान का क्या करूँगा। फिर नीलेश मेरा दोस्त है जो काम आता है हमेशा मेरे को, नीलेश को मैंने पैसा दिया जो अमित के यहाँ से माल खरीद के आ जाए। नीलेश गया अमित के यहाँ, नगद में माल खरीद के आया। तो जब नगद में माल खरीदने गया तो अमित बोल रहा है तू ये वाला ले ले, वो वाला ले ले, वो तो नया कंपनी है, बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है ना उसको सब, क्योंकि जिसका उसने पेमेंट दिया वो माल बेचना चाहता है, ये तो फालतू में रख लिया उसने। तो नीलेश को ऐसा बोल रहा है। तो नीलेश ने उससे जिद करके, अच्छा नहीं दोगे तो मैं दूसरी दुकान में जा रहा हूँ, तब उसने निकाल के दिया। तो एमआरपी माल बेचा उसको, जो नॉर्मली डिस्काउंट बेचते हैं, मान लो 30% कमाना तो 10-20% डिस्काउंट हो जाएगा, तो एमआरपी नगद में खरीद के आया। उसके 3 दिन बाद हुए, और अमित भैया क्या हाल चाल है, अरे यार अमर तू तेरा माल ले जा यार, जगह घेर रहा। अरे मेरा आदमी एमआरपी माल लेके आया, मेरे से ऐसे एक्टिंग कर रहा, इट वॉज शॉकिंग। और मैं उससे पंगा नहीं ले सकता, पानी में रहना तो मगज मर्द से कैसे दुश्मनी करोगे। मैं भैया मैं फिर माधव भैया के पास जाता हूँ, फिर मैं आपको 3 पीस दिया था मान लो। फिर मैंने क्या किया, वो मैडम को भेज दिया आपके यहाँ, वो भी खरीद के आ गई आपके यहाँ से। फिर मैं 2 दिन बाद गया, आप ऐसी गाली दे रहे, तेरा माल तो बिकता ही नहीं है, मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दुनिया भर की बात बता दी। फिर वो जो भैया मेरे सवाल किए उनको भेज दिया तेरे पास, वो भी तेरे से एमआरपी में ले लिया। अच्छा तीनों को तूने पूरा कोशिश कर लिया कि वो नहीं ले, लेकिन उनको वही चाहिए, ग्राहक उतर जाएगा बोल के लिया, तेरे से देना पड़ा। वो लेके गया कैश में। अब 4थे 5वें दिन में फिर आ गया आपके पास, मैं बोला भैया अरे यार अमर पड़ा,
मतलब भैया प्लीज मेरे को 2 पीस दे दो, 3 आपको दिया था, मेरे को जगदलपुर से ऑर्डर आया, मेरे को भेजना। उसको है ही नहीं। तो वो खुजवा रहा है, अमर चाय पी, कॉफी पी, ठंडा पी, आधा घंटा अब रहेगा तो निकालेगा ना। अपन भी पठान बन के बैठ गया काउंटर, भैया दे दो भैया, और अपन एक्टिंग कर रहे हैं। वो उस तब काला वाला फोन होता था, ऐसे ऐसे वाला, तो मेरा आदमी हर 10 मिनट फोन करता था ऑफिस से। मैं फिर बोल रहा हूँ, अरे हाँ ना बैठा हूँ, लेके आ रहा हूँ 2 पीस, उसको रोक। तो ये MBA फील्ड वाला। फिर उसने बोला यार अमर देख यार, तेरे फादर से मेरा इतना अच्छा संबंध है यार, तू जगदलपुर वाले कहीं से भी अरेंज करके दे, तू तो पैसा ले जाए, तेरे को माल खरीद दूंगा ना तो तेरे पिताजी से मेरा संबंध बिगड़ जाएगा, बताओ। अरे साला। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, वो हम लोग का सिंधी बाजार है, मतलब वो मंजू ममता की गली से आप घुसोगे और उधर आदित्य होटल जो निकलता है वहाँ सामने, वो रोड, पहले वो रोड पूरा स्पेयर पार्ट्स का रोड होता था। तो उस रोड में हम लोग क्या करना चालू किया, ठेले में जैसे माल खुला ओपन कि वो ठेले से ऐसे माल लेके जा रहे थे, कहीं डिलीवरी के लेके जा रहा है और उधर से लेके जा रहा है। तो वो काउंटर में बैठते थे, आप तो अंदर बैठ के आपको पता नहीं रोड में क्या हो रहा है, रोड में काउंटर, तो वो देखते रहते हैं कि ककड़ी वाला जा रहा है, फलाना जा रहा है, ऐसा करके। तो वो देखते साल इसका माल बिक रहा है, इतना सारा जा रहा है, फिर सेकंड डे यहाँ से आ रहा है, थर्ड डे यहाँ से आ रहा है, फिर 4 दिन बाद अब उसने 3 बेच दिया है, फिर एक किसी को भेजे जाए नगद में खरीद के, अब उसके पास है नहीं, अब वो फोन करके ऑर्डर करेगा 4 पीस चाहिए, अब 4 दे दिए, तो 1 पीस जो हमारा लेने वाला गया था उसको दे नहीं पाया, अब 4 पीस में पैसा उसका फंस गया, अब वो माधव को लगाएगा। तो यहां से हम लोगों ने सीखना चालू किया, कंपनी के R&D को फेल कर, जैसे आपके यहाँ बढ़ई होता है ऐसे रगड़ता, तो ऐसे मैकेनिक होते थे हमको, उस समय बहुत बड़े बड़े मैकेनिक होते थे, हमको बोलते थे अरे कल का लड़का है, मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या बताएगा, ऐसा बोलते थे। भैया जैसे आपके कोई नया चीज आ गया, आप किसी को बताओगे ना पुराने को, चल बे नहीं चलता है बे, सीधा आउटराइट। आप उसका प्लांट देख के आए हो, उसका R&D सेंटर देख के आए हो, आपको पता है साला इतना बढ़िया माल है, उसके बाद जो पुराना इंटीरियर होगा, जो नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, आपको ऐसा बोल देगा जैसे मतलब आप चिल्लर कुछ बता रहे हैं, इतना ईगो हर्ट होता था। और वो मिस्त्री हमको बोलते थे, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे इंजन की पैकिंग किट आती है, उसमें 20-25 आती है, और सबसे बड़ी बात, झूठ जब हम बोलते हैं ना तो हमको याद नहीं होता हमने क्या बोला है, और सच हमेशा सच होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो जैसे आप माधव के पास गए, मिस्त्री है, इसके पास सेट खोल दिया, भैया इसमें क्या चेंज करेंगे तो आप लगाओगे, तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सिर पैर नहीं है, आप अपने आप को बड़ा आदमी बताने के लिए 4 झूठ बोलते हो। तो आप बोलोगे यार ये कागज का है ना, ये हैलाइट का हो जाएगा तो यूज़ करेंगे, हम आपके सामने नोट कर लिए। फिर आपने बोला कि ये स्टील का है, ये एल्यूमिनियम का हो जाएगा, तो हमने जो भी आपने सजेशन दिए नोट कर लिया आपके सामने, ठीक है, क्योंकि आप झूठ बोले तो आपको पता नहीं मैंने क्या बोला। और ये R&D सेंटर है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके वो बना रहा है ना, और वो रोड में 2 ठोक पाना रखा है, वो हमको बता रहा है कि R&D का इंजीनियर बेवकूफ़ है, ठीक है। अब हम कंपनी के लोग जिसको माल चलाना है, उसका लेटर पैड लेके कंपनी के आदमी को लेके उसको लेटर बनाते थे, नीलेश भाई बहुत धन्यवाद, आपने सजेशन दिए ये, और हम इसको R&D में फॉरवर्ड कर रहे हैं चेक करने के लिए, और उल्टे हाथ से साइन मारते थे, लिफाफे में डाल के उसके छुड़वाते थे। उस मिस्त्री को जीवन में पहली बार किसी कंपनी चिट्ठी आई है, और जो उसने सजेशन दिया उसको सीरियसली भी ले लिया गया, खुश हो गया, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया। 15-20 दिन के बाद गया, भैया बोले यार अमर तेरे यहाँ लेटर आया, तेरी कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब जी भैया। तो बोले यार अमर मैं भैया लोग काम कर रहे हैं। फिर 8-10 दिन के बाद आके उसको बोलते थे भैया कुछ काम हो रहा है, कुछ तो होगा, इस बार फर्क आएगा। 15 दिन के बाद एक बढ़िया सेट गिफ्ट पैक में रैप देके, अब उसने झूठ बोला था, जो चीज जिसकी जैसे आती थी वही नोट किया अपन ने। भैया आपने बोले थे इसको स्टील का लाने के लिए, वो स्टील का ही आता था ना, आपने कॉपर का था, आपने स्टील बोला, देखो स्टील ला दिए। झूठ बोला था, उसको याद नहीं है, और उसको वही को वही पेश किए, और एक उसको 500,000 रुपए का सेट गिफ्ट कर दिया उसको, उसने लगाया, और वो जीवन भर के लिए फैन हो गया वो कि इसी को लगाना, मेरी कंपनी बात सुनती है, मेरे सजेशन से ही बना हुआ है। तो ये हम लोग फील्ड में ऐसा MBA किया हम लोगों ने। तो हम लोग अब बढ़ई कैसे मानेंगे कि मेरे को अकल नहीं है, बराबर ऐसे ही आता ना वो, ये तो फेविकोल चिपकता नहीं, अरे कैसे नहीं चिपकता यार,
वो कमीशन देती है, कमीशन नहीं देती है, नहीं देती है तो नहीं चिपकता है, वो देती है जिसमें 10, 20, 50 रुपए कूपन ढक्कन खोलने से निकलेगा वो चिपकता है ना? भैया आप इतने प्रैक्टिकल हो, यानी कि एकदम पूरा जमीनी उससे जुड़े हुए हो, ये यानी कि इतना प्रैक्टिकल रहने का आपको कभी नुकसान भी हुआ? नहीं, इसमें कभी नुकसान नहीं होता। देखो कब नुकसान होता है इसका कि जैसे मैं मैथ्स पढ़ा हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री या जो भी पढ़ेंगे ना उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाओगे तो सवाल हल होगा, आपको नॉलेज है। आप क्या करते हैं, घर में एक छोटा बच्चा होता है 1 साल 6 महीने 2 साल 3 साल का, दूध नहीं पीता है, तो आप दूध पी के उससे पंजा खेलते हो, फिर मैं दूध पीऊँ ताकत आ गई उसको हरा देते हो, फिर वो दूध पीता है आप उससे हार जाते हो। तो आप जिस चेयर में बैठे हो आप हर आदमी से पंजा लड़ा रहे हो, कहाँ आपको हराना है और कहाँ हारना है ये समझ गए, कहानी खत्म है। आप हारो ना, हार के जीतो, और कई बार आप जीत के हार जाते हो। आप हारो और अगले को जीतो, कोई दिक्कत नहीं, उसको 1 गिलास दूध पिलाओ अपन हार जाओ, कोई दिक्कत, तो खुश है ना, क्या दिक्कत है हमको? हमारे फील्ड में भी है भैया, मतलब मिडिलमैन का जो आपने जैसा बताया ना मैकेनिक वाला, वैसे इसमें खूब सारे मिडिलमैन है, हर प्रोडक्ट के साथ में एक एप्लीकेटर है, उसको कंसल्टेंसी देने वाला एक आदमी है, तो कहीं ना कहीं उनके सामने हम जीतने की कोशिश करेंगे तो उनको हार जाएंगे। आप जितनी कोशिश करोगे ना तो बिल्कुल सही है। देखिए अभी जो आपका सेटअप है, जैसे विजय पटेल साहब आपके ये प्लाईवुड एसोसिएशन और जो उसमें अध्यक्ष हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं चाइना होके आया था मैं, और चाइना में जो सेटअप देखा, मैं आके उनको बोला कुछ अच्छा करो। और हमारा पिछले बार जो ट्रेड फेयर हुआ था, अगर आप उसमें आए होंगे तो उन्होंने एक शॉप में 8-8, 10-10 लाख रुपया खर्चा किया 5 दिन के लिए, इतना फेथ किए, और इट वॉज माइंड ब्लोइंग हुआ वो जो हम लोग का कार्यक्रम था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे जिस हिसाब से हुआ। हमारी पूरी टीम, नीलेश भाई, पूरी टीम बहुत लग के दिन रात मेहनत किए, पागल टाइप मेहनत किए। एक जुनून होना चाहिए, मतलब देखिए जो सोच है, अगर आप सोच लिए ना ये चीज़ करना है। देखो मैं बताता हूँ एक उदाहरण, मैं अपने सब टीम को बोलता हूँ, अभी जैसे ये जितने लोग हैं टीम है, इनमें सक्सेस फेलियर कैसे होगा? आप बोले ऐसे करना है, वो शाम को आके बता देंगे सर ऐसे किया करके नहीं हुआ, आप सिर पकड़ोगे अब क्या बोलूँ। लेकिन आज 144 धारा लगी हुई है और इस सबको घर जाना और सब घर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको कैसे बताएंगे? ये सब मेरे गाली देंगे नहीं, लेकिन सक्सेस स्टोरी वहीं से बिगन होता है। आपको बोले सीधा जाना, दीवार के पास खड़े, आप शाम को आए, अमित भाई तू क्या किया रे अमर? सर मैं तो आप बोले सीधे जाना, यही खड़ा हो गया, तू खड़ा क्यों है, बताया क्यों नहीं? सर आप तो बोले सीधा जाने के लिए। तो ये दिक्कत है। अब घर जाना है, 144 धारा, तो यहाँ पुलिस बंद करके रखी तो लेफ्ट भी डन हो जाएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे बंद है तो साइकिल कंधे में उठा के कूद के भी चले जाएंगे। वही चीज़ बिजनेस में, वही चीज़ कस्टमर के साथ है। फिक्स रूल कुछ नहीं है, इंटीग्रिटी और इंटेंशन हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर मेरी इंटीग्रिटी अच्छी है, मेरा इंटेंशन अच्छा है, सारा रास्ता। आपका जैसे सेटअप है, हम लोग ऑटोमोबाइल्स में कैसा करते हैं, जैसे आप मेरे को बुला रहे हो, मुझे बुलाने से शायद आपको फायदा नहीं होगा। आपको कैसे करना चाहिए? जैसे आपका कुछ नया स्टॉक आया, किसके लिए आया, आपने क्या करना चाहिए? डॉक्टर की एसोसिएशन की लिस्ट निकाले आपने, ठीक है आज, और एक डॉक्टर्स के लिए आपने हाई टी पार्टी रखी और उनको प्रॉपर इन्विटेशन दिए, किसके बोलने से कौन आएगा, पहचान निकालना है, जो निकालना है करना है। वो आधा घंटा उनको पूरा स्टॉक दिखाने का, घुमाने का, और उनको बढ़िया सा वो एक हाई टी का प्रोग्राम, और उसके साथ उनको एक जाते समय कोई भी एक मोमेंटो गिफ्ट कुछ भी दिया आपने, वो चले गए। लेकिन वो जो देख के गए, अब कोई भी इंटीरियर आएगा, अब मेरे को इंटीरियर समझा नहीं सकता, कहाँ से मान लूँगा? जैसे मेरा कोई भी इंटीरियर काम करता है ना, तो उसको पता है, मेरे को नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होता है, इंटीरियर के ऊपर हम कब डिपेंड करते हैं? जब मेरा नॉलेज इंटीरियर से कम है। इंटीरियर काम है डिजाइनिंग का और मेरे को चीजें, नया चीज दिखाने का, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ के गया हूँ तो मैं क्या, मेरा अगर किसी डॉक्टर क्लिनिक बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, घर बन रहा है, या उसके दोस्त का बन रहा है, तो बोले एक बार यार वो राठी बिल्डकॉन में देख के आना है, जरूर बोलेगा। इस वीक डॉक्टर को बुला लिए, अगले वीक ऑटोमोबाइल्स डीलर को बुला लिए, अगले वीक किसी और एसोसिएशन को बुला लिए, अगले वीक डूमर तराई एसोसिएशन यहाँ वाले जाते हैं। उसको आप अगर जैसे ये 52 एपिसोड किए हो, वैसे 52 ट्रेड निकाल लिए आपने, और या महीने का एक ट्रेड निकाल लिए,
और एक एक ट्रेड आज इस हफ्ते गैस एजेंसी वाले बोला, एक तो आपस में उन लोग मिल जाएंगे, उनको आपस में मिलके अच्छा भी लगेगा, उनका गेट टुगेदर हो गया। किसी को बोले तुम्हारा कुछ मीटिंग रखना मेरा कॉन्फ्रेंस रूम में रख लो यार, मैं तुम्हारा हाईटी कर दूंगा, मेरे को आधा घंटा दे देना। तो आपका रेंज ये ब्रोकर देखते जा रहा है। अब ब्रोकर के आप दया माया में डिपेंड करो। जैसे आपकी स्थिति ना व्हीकल डीलरशिप में भी यही थी। आज से 15 साल पहले जब मैं फिएट का डीलर था, वो मेरे पास से राठी साहब आए, गाड़ी देखे, रेट वेट सब करके चले गए, जगदलपुर वापस गए, एक एजेंट को बोले यार वो मेरे को फिएट की यार वो गाड़ी अच्छी लग रही है। अब अमित भाई आ गए, उनके एजेंट, भैया वो राठी जी को गाड़ी लेना है, मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। अरे 5,000 कहाँ से दूंगा, उससे तो पूरा रेट वेट बात होगी। भैया नहीं करोगे तो वो स्टीम ले लेगा। अरे कैसे स्टीम लेगा, सब देख लेगा। वो जाके समझाएगा उसको। भैया मैं गया तो गाड़ी है ना उतना मजा नहीं भैया, जगदलपुर में सर्विस सेंटर नहीं है फिएट का, और बेकार गाड़ी है इसलिए बिकती नहीं है, देख लो। 5 कागज लेके जाएगा और उनको स्टीम दिला देगा खाली 5,000 के चक्कर में। तो इसको, और उसमें ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे, जिनकी दुकानदारी कम चलती है ना उन लोग ये सब चीज में डिपेंड करते हैं। और जो 10, 20, 30% जो अच्छे इंटीरियर है, जिसको नया चीज चाहिए, उनको अपना ब्रांड वैल्यू चाहिए, वो हमेशा जिसके पास अच्छा क्वालिटी का माल है, नया रेंज है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम एक ही उसमें, लेकिन हमको हर लोग को डील करना है जिस व्यापार में है हम लोग। तो हम जितना ज़्यादा कस्टमर को रीच आउट कर पाए, जितना ज़्यादा रीच आउट कर पाए। मान लीजिए आपकी इतनी सारी कंपनियां हैं, वो कंपनी के नाम से आप कुछ मेला लगा दिए, कुछ कर, मतलब आप कैसे, आपके पास लोग जिसको काम है वो आ रहा है। आदमी मैंने फ्लैट में शिफ्ट हुआ, मुझे 3 साल लगा घर खोजने के लिए, फिर मैं उसमें गया तो उसके कार लेना हो तो 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले सोचेगा या 1.5 महीना, लेकिन घर बनाना है या घर उसको ऑफिस बनाना है तो कम से कम 6 महीना पहले सोचता है। तो 6 महीना से पहले सोच रहा है। अगर आपको ये टारगेट होना चाहिए, रायपुर शहर में या छत्तीसगढ़ में किसी ने भी घर बनाना हो या दुकान बनाना हो, भले मेरे से माल नहीं ले, लेकिन मेरे यहाँ एक बार आना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर इनके पास है, आपका और माधव जी का एक ही टारगेट होना चाहिए, वो आना चाहिए। और आपने ये निकालना चाहिए यार, इस महीने 500 घर बन गए यार, और मेरे पास खाली 50 लोग आए, 450 लोग क्यों नहीं आए ये देखो। कौन सा नया कॉलोनी पेपर में आता है ना, यहाँ बुकिंग चालू हो गया, तो बुकिंग चालू हुआ, जैसे वो मिडिल मैन सेट करते हैं, आप उनको सेट करो, किसका बुक हुआ मेरे को इन्फॉर्मेशन देना, आप उसको कुछ दे दो, सर आपका जिस दिन घर चालू होगा एक बार आना, मत लेना, आना बस। क्योंकि इतना बड़ा हम ताजमहल नहीं रहेगा अगर टूरिस्ट नहीं जाएगा वहां पे, कौन ताजमहल को देखेगा। वो ताजमहल तब है जब टूरिस्ट जाएगा। तो या आप अगर 1 करोड़ रुपए का महीने का माल बेचते हो या एक दिन में बेचते हो, और रायपुर शहर में 500 मकान बनते हैं और 50 लोग देखने आ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ 10 लाख का माल कम बिके, वो 500 लोग आना चाहिए। तो आप और नया स्टॉक और फास्ट रोटेशन सब चीज आपको हो जाएगा। शायद आपको 1 फ्लोर और बनाना पड़े ऊपर, या और बगल में 1 एकड़ लेना पड़े, ऐसा हो जाएगा। डिस्प्ले बहुत बड़ी ताकत है जो आपके पास है यहाँ पे, 1 एकड़ में नहीं। क्योंकि जब आपको खुला तब मेरे को बोला था पचमढ़ी नाका में वहाँ 1 एकड़ में कोई खुला यार एक जगह जी। और माधव भैया बोलो। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है आपकी सेशन से। और बाकी मेरा क्वेश्चन है जी, आपका तकलीफ मैं भी कुछ सोशल उसमें सब में जुड़े हुए हैं हम लोग सब, स्पेशली भैया और मैं। तो जैसे आप एक बिजनेस के साथ स्टार्ट किए और फिर वापस अभी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल एक्टिविटी के पार्ट में अपन इसको देख सकते हैं। तो एक हम जो अपना बिजनेस चलाते हैं तो अपने मालिक अपन खुद होते हैं, अपने हिसाब से अपन उसको रन करवाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं इस टाइप के, तो वहाँ पर अपने को बहुत सारी फाउंडेशन भी होती है, सबको सामने लेकर के भी चलना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों में आप कैसे मैनेज करते हैं उसको? देखो क्या होता है, जब मैं नया आया था ना चैम्बर में, तो मुझे भी पता नहीं था कैसे काम होता है, और मैं जीत भी गया। एक्चुअली हमारा जो पैनल है बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल है, मेरे बदले और भी कोई होता तो शायद जीत जाता। लेकिन ये जो इलेक्शन रहेगा, अगर मैंने काम किया हूँ तो जीतूंगा, मैंने काम नहीं किया हूँ तो नहीं जीतूंगा, ये क्लियर मेरे
परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो भी कब, हमारे यहाँ भी जब हमारी जो पंच कमेटी बोलते हैं, अगर मुझे वो वापस लड़ाने के लिए अगर टिकट देंगे, मैं मेरी दावेदारी रखता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे बोलेंगे हाँ इस बार आपको नहीं राठी जी को लड़ाएंगे, तो राठी जी लड़ेंगे और मैं राठी जी के लिए काम करूँगा। जैसे पिछली बार मेरे लोगों ने काम किया था, मैं वैसे काम करूँ। मैं अपने पैनल का एक कार्यकर्ता हूँ, जैसे नीलेश है वैसे मैं हूँ, तो वैसे काम। लेकिन जब मैं शुरू में आया ना तो मुझे भी नहीं पता था कैसे काम होगा। मैं रोज चैम्बर ऑफिस 3 बजे चले जाता था, ऐसे सिर पकड़ के बैठता था कैसे काम होता है, क्योंकि हमारा करीब 10-12 हज़ार स्क्वायर फीट में फुल फ्लैश्ड ऑफिस है, 8-10 आदमी का स्टाफ है, और पूरे प्रदेश से भैया वो पुलिस वाले ने ये पकड़ लिया, सेल टैक्स वाले ने ये कर लिया, इनकम टैक्स वाले ने ये कर लिया, और आप किसी के पास जा रहे हो तो हम लोग, एक नॉर्मल जो व्यापारी होता है अधिकारियों से डरता है, कभी पाला नहीं पड़ा है, तो उसको जाके आपको काम कराना, तो 6-8 महीना मेरे लिए बहुत 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 डिफ़िकल्ट हो। ना कोई पॉलिटिशियन पहचानते थे, ना कोई अफसर पहचानते थे, अचानक कहाँ से कोई अमर परवानी आ गया और बन गया, तो बहुत मुश्किल होता था। और मैं घंटों बाहर किसी के यहाँ वेट करना पड़ता था मुझे, वहाँ से मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। अभी ऊपर वाली कृपा, क्या होता है जब आप सच बोलते हो ना, आप ऑफिसर को भी सच बोल रहे हो, व्यापारी को भी सच बोल रहे हो, पॉलिटिशियन को भी सच बोल रहे हो, सीएम साहब के पास जा रहे हो वहाँ सच बोल रहे हो, किसी मिनिस्टर के पास जा रहे हो, तो आपका जो फेस वैल्यू है, फिर वो लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो जिससे मिलते हैं ना उसका पुराना 7 जन्म का हिसाब निकाल लेते हैं हम लोग, तो उनको एक आपका बैकग्राउंड मिलता नहीं, यार ठीक आदमी है, क्लियर आदमी है, कोई लंदी फंदी नहीं है। तो फिर धीरे धीरे अभी जब हम लोग जाके मिलते हैं तो हमारा मतलब बहुत कम, उनका भी कंफर्ट लेवल हमारे ऊपर है, हमारा भी कंफर्ट लेवल है। और मैंने अपने टेनियर में अगर कोई हमारा व्यापारी है गलत कर दिया, तो मैं सामने अधिकारी या मिनिस्टर जिसके पास भी काम है तो बोलूँगा साहब इसने गलती किया है, गलत हुआ है और कर दो। मैं नहीं बोलूँगा सही है, और अगर सही है और वहाँ से गलती हुई तो बोलूँगा साहब ये सही है, आपकी इधर से गलती हुआ है, इसको कर दो। लेकिन अगर हम गलत है तो बोलूँगा गलत है। मेरे साथ जो जाएंगे बोले अरे आप पहले बोल दो गलत, तो कैसे काम होगा। नहीं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भैया, तो किसी और को लेके चले जाता। मैं झूठ बोलने वाला काम नहीं है, क्योंकि मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पूरे प्रदेश का भार है। अगर जिससे मैं काम लेके जा रहा हूँ उसके पास ये सेट हो गया कि ये गलत काम को भी सही बोल के कराता है, तो मैं किसी सही आदमी का काम नहीं करा पाऊंगा, फंस गया। तो सही आदमी का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है, और फेयर होना चाहिए जीवन में। और मैं क्या होता है नॉर्मली आप गलत कब करते हैं, जब उस कुर्सी में आपको फेविकोल लगा के चिपक के रखना है। ये हमारे पिताजी ने दिया हमारा, ये हमारा खुद का राठी बिल्ड का, जीके मेरा खुद का, वहाँ फेविकोल लगा के बैठे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब संस्था में मेरे से पहले कोई था, मेरे बाद कोई आएगा, वो दिमाग में तो फिर कोई डर नहीं है ना। जिस आदमी को मरने से डर नहीं लगता, उसी कहानी खा, उसको कौन डरा पाए, कौन गुंडा बदमाश। तो अपने को डर नहीं है कि भैया तू मेरे को अगला टेनियर नहीं देगा यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वो जिस दिन आपका डर खत्म हो गया ना, आप कभी भी किसी के साथ भी आप अन्याय नहीं होने दोगे, ना अन्याय करोगे आप। क्यों करोगे आप? तो अभी ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि जो हमारी पूरी टीम है या बिजनेस फैसिलिटी है, बहुत अच्छा हम लोग का संबंध है। और मैं जैसे बताया कि वो जो आज़ाद शत्रु वाला शब्द था, कई बार वो लोग बोल भी देते हैं मजबूरी वर्ष, क्योंकि वो अपोजिशन में है या मेरे को उनको अगेंस्ट में बोलना, बोल देते हैं, फिर बाहर निकलेंगे गले लगा लेंगे, अमर भाई तू तो समझता है। मैं समझता हूँ तेरे को तो नेतागिरी करना, तेरे को तो बोलना ही चाहिए, लेकिन मेरे को नेतागिरी नहीं करना, तो मेरे को, मैं कंपल नहीं हूँ तेरे को बोलने। और एक लेवल के नीचे हम लोग नहीं गिर सकते, तो चल नहीं। मेंटेन करना मतलब मजबूरी वाला वर्ड हो गया, वो हम मजबूरी से नहीं मेंटेन कर रहे हैं। हम हमारा दीन ईमान ही नहीं मानेगा, हमारा मानेगा नहीं। अगर मान लो मैं कल कसम खा लूं कि मेरे को इनको चीट करना है कल, तो मैं चीट नहीं कर पाऊंगा। मैं तो, मुझे याद है 10, 12, 15 साल पहले, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं, तो अगर मुझे पता है कि मेरा बैंक का मेरा एक्स लिमिट है और मेरा स्टॉक स्टेटमेंट गलत है, तो मैं बैंक को बोल के देता था साहब ये मेरा स्टॉक स्टेटमेंट गड़बड़ दिया हुआ आपको, इतना फिर साहब इसमें 10 लाख का स्टॉक ज़्यादा है। तो आप क्यों खोजेगा, आप क्यों बताएगा? वो फेयर रहना चाहिए बिजनेस में। मैंने आपको पेमेंट बोला है ना, तो फ़ोन नहीं उठाना है। मैं आपको आगे से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले बोल दूँगा राठी साहब आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, 10 दिन और लगेगा। आप मेरे को फ़ोन करके खोजोगे,
वो बिजनेस में बेसिक एथिक्स होना चाहिए। आपने बताया था कि आपको स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में काफी हाँ, इंटरेस्ट था, हाँ। तो किस तरह का स्पोर्ट्स, और अभी भी आप कुछ? हाँ, अभी भी हम लोग क्रिकेट हुआ चैम्बर का, ये नीलेश गवाह है, हम लोग का मैच हुआ था और मैं 35 या 36 रन नॉट आउट था मैं, और मैं कई साल के बाद खेला था। तो कई साल के बाद भी खेलने के बाद मैं वहाँ पे आधा घंटा पौन घंटा पहले प्रैक्टिस किया। हमारे स्कूल में जितने स्पोर्ट्स होते